क्वेश्चन नंबर 1, अगर tan अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है 1/7 एंड tan बीटा की वैल्यू दी हुई है 1/3, देन कोसाइन ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा की क्या वैल्यू होगी, कोसाइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अगर मुझे कोसाइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है तो मैं इस स्टैंडर्ड इक्वेशन का यूज़ करूँगा, 1 माइनस tan 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 2 अल्फ़ा। यहाँ से मेरी वैल्यू आ जाएगी 24/25। उसके बाद में अगर मुझे साइन 4 बीटा की वैल्यू निकालनी है तो मैं इस इक्वेशन का यूज़ करूँगा और यहाँ से ये मेरी इक्वेशन निकल के आएगी। इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे और इक्वेशन आंसर निकल के आएगा 24/25। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी साइन 4 बीटा, इसकी वैल्यू एंड कोसाइन ऑफ ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू सेम है। क्वेश्चन नंबर 2, if tan theta is equal to a by b, then b times cos 2 theta plus a times sin 2 theta is equal to। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। tan a by b एंड मुझे वैल्यू निकालनी है इसकी, तो मैं इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकता हूँ। b कोसाइन 2 थीटा की जगह पे लिखूँगा ये वाली इक्वेशन एंड साइन 2 थीटा की जगह पे लिखेंगे ये वाली इक्वेशन। tan थीटा की वैल्यू पुट करने पे और सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर आएगा p। सो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ डिफरेंट 4-digit numbers that can be formed with the digits 2, 3, 4 and 7। 2, 3, 4, 7 का यूज़ करके हमें 4 डिजिट के कितने नंबर हम बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास 4 डिजिट्स के लिए यहाँ पे स्पेस है इस तरीके से। फर्स्ट स्पेस में हम इन चारों में से कोई सा भी नंबर यूज़ कर सकते हैं, मतलब हम इस स्पेस के लिए चारों नंबर यूज़ करेंगे। क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है कि एक डिजिट एक ही बार यूज़ होगी, मीन्स जो नंबर यहाँ पे यूज़ हो गया वो यहाँ पे यूज़ नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पे 4 नंबर्स थे, अब नेक्स्ट प्लेस पे हम 3 नंबर्स को यूज़ करेंगे, उसके नेक्स्ट प्लेस पे 2 नंबर्स को यूज़ करेंगे और लास्ट प्लेस पे हमारे पास कोई सा एक नंबर ही बचेगा। तो टोटल आंसर कितना आएगा, 4 फैक्टोरियल 24। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज 4। किसी जीपी की थर्ड टर्म हमें दी हुई है 4। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स कितना होगा। इसका आंसर होगा, थर्ड टर्म है हमारे पास 4। थर्ड टर्म इक्वल होती है ए आर स्क्वायर के। कैसे, फर्स्ट टर्म होती है a, सेकेंड टर्म होगी a टाइम्स r एंड थर्ड टर्म होगी ए आर स्क्वायर। तो हमारी थर्ड टर्म किसके इक्वल है, ए आर स्क्वायर के। अब मुझे सभी फर्स्ट 5 टर्म्स का प्रोडक्ट निकालना है। तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, पाँचों टर्म्स की प्रोडक्ट निकाल ली, वो आ जाएगा हमारे पास a5 r10। इसे हम लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर टू द पावर 5। ए आर स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है 4 की पावर 5 विच इज़ इक्वल टू 1024। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 2, 3 ऑन द लाइन आर। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि हमें लाइन नहीं दी हुई है। किसी कार्टेशियन प्लेन पर हमारे पास कोई पॉइंट है ये 2, 3। अब हमें इससे किसी एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर क्या बताना है, कोऑर्डिनेट। वो परपेंडिकुलर यहाँ पे बनेगा अगर इस लाइन के ऊपर होगा तो।
अगर वो लाइन यहाँ पे होगी तो परपेंडिकुलर यहाँ पे बनेगा। इस क्वेश्चन में हमारे पास लाइन की इक्वेशन नहीं दी हुई है, इसीलिए हम इसका पता नहीं लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। लेट x1, x2, x3, x4 एंड x5 बी द ऑब्जर्वेशंस विद मीन m। x1 से लेके x5 तक हमने कोई ऑब्जर्वेशन की, उसका मीन आ रहा है m एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है s। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इन नेक्स्ट 5 ऑब्जर्वेशंस का बताना है। इन सबको k से मल्टीप्लाई कर दिया है। इसका सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। मीन की इक्वेशन ये होती है, 5 टर्म्स हैं तो उसका मीन आ गया m, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा s। अब हमें नेक्स्ट 5 टर्म्स का निकालना था, तो उसके स्टैंडर्ड डेविएशन के इक्वेशन होगा ये। इसे सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर आएगा k टाइम्स s। तो हमारे पास राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ks। Aluminium is used for making cooking utensils. Which of the following properties of aluminium are responsible for the same? तो एल्यूमिनियम का यूज़ होता है खाने के बर्तन बनाने के लिए, उसकी किस प्रॉपर्टी का यूज़ होगा? तो गुड थर्मल कंडक्टिविटी चाहिए। एल्यूमिनियम के बर्तनों की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, जिससे वो जल्दी से जल्दी हीट को खाने तक पहुंचा दें। तो ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी उसकी प्रॉपर्टी है हाई मेल्टिंग पॉइंट, ताकि वो मेल्ट ना हो जाए। तो इसका आंसर होना चाहिए 1 और 4। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एन एलिमेंट ए, कोई एलिमेंट है ए विच इज़ सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट है, कैन बी कट विद अ नाइफ, जिसे नाइफ से भी काटा जा सकता है। दिस इज़ वेरी रिएक्टिव टू एयर एंड कैन नॉट बी केप्ट ओपन इन एयर, जो हवा के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है और जिसे हवा में रखा नहीं जा सकता। इट रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर, आइडेंटिफाई द एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास सोडियम। सोडियम है जिसे हवा में नहीं रख सकते हैं, ये पानी के साथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन करता है और ये इतना सॉफ्ट होता है कि इसे चाकू से काटा जा सकता है, नाइफ से कट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9। विच अमंग द फॉलोइंग एलॉयज कंटेन मर्क्यूरी एज वन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। तो इसका आंसर आया होगा मर्क्यूरी। हमें बताना है कि किसमें मर्क्यूरी होता है, तो मर्क्यूरी सिर्फ और सिर्फ अमलगम्स में पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा डी, जिंक अमलगम। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। A student sitting on the last bench can read letters written on the blackboard but is not able to read the letters written in his textbook. Which of the following statement is correct? कोई एक स्टूडेंट है जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ तो पढ़ पा रहा है, जो लास्ट बेंच पे बैठा है उसे दूर का साफ साफ दिख रहा है, मगर उसे अपनी टेक्स्ट बुक में लिखे हुए लेटर्स नहीं पढ़े जा रहे। मीन्स उसकी नियर विजन उसका वीक है और डिस्टेंस विजन उसका ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम है वो है हाइपरमेट्रोपिया। अ विजन कंडीशन इन विच नियर बाई ऑब्जेक्ट्स आर ब्लरी, पास की चीज़ें ब्लर्ड दिखाई देती हैं, धुंधली दिखाई देती हैं। इन दिस केस नियर पॉइंट रिसीड्स अवे, नियर पॉइंट बहुत ज़्यादा रिसीड कर जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक। स्टार्स का रात को ट्विंकल करना किस फिनोमेना की वजह से होता है? तो इसका आंसर होगा बी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडिसेस। क्वेश्चन नंबर 12। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी
ऑफ द मेटेलिक वायर डिपेंड्स अपॉन, किसी वायर की रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नेचर ऑफ द मटेरियल। रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा लेंथ पे, थिकनेस पे, मगर रजिस्टिविटी डिपेंड करेगी नेचर पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे। क्वेश्चन नंबर 13, अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। किसी इलेक्ट्रिक बल्ब में 1 एम्पियर का करंट जा रहा है। कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है जो 1 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहा है, 1 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहा है। 16 सेकेंड में कितना चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें से कंडक्ट हो जाएंगे, पास हो जाएंगे? तो इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वन एम्पियर का मतलब होता है 1 कूलॉम पर सेकेंड, और 1 कूलॉम के अंदर टोटल इतना चार्ज होता है 6.25 इंटू 10⁻18। 16 सेकेंड्स के अंदर इतना चार्ज पूरा पास हो जाएगा, विच इज़ इक्वलेंट टू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 13 का ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, if the current I through a resistor is increased by 100%, किसी रजिस्टर के अंदर करंट को 100% बढ़ा दिया गया है, और ये एज्यूम कर रहे हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, सेम है। द इंक्रीज इन पावर डिसिपिएटेड, पावर डिसिपिएशन कितना इंक्रीज हो जाएगा? तो इसका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 14 का। जब सपोज कर लेते हैं कि रजिस्टर के अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है, तो पावर पूरा डिसिपिएशन होगा I²R। अब करंट को 100% इंक्रीज़ कर दिया गया है। पहले करंट था 1 एम्पियर, तो वो हो गया 2 एम्पियर। अगर पहले करंट था 10, तो अब हो जाएगा 20। अगर पहले करंट था I1, तो अब हो जाएगा ट्वाइस ऑफ I1। सो न्यू पावर डिसिपिएशन क्या होगी? 4 टाइम्स I²R। तो इंक्रीज़ इन पावर क्या होगा? इंक्रीज़ इन पावर होगा P2 माइनस P1 विच इज़ इक्वल टू 3I²R। अब परसेंटेज निकालेंगे तो क्या होगा? इंक्रीज़ हुआ है हमारा 3I²R, और ओरिजिनल पावर थी I²R टाइम्स 100 विच इज़ इक्वल टू 300%। तो इंक्रीज़ होगा पावर में 300%। 300% इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ऑप्शन ए, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर प्रोड्यूसर्स। ये बात बिल्कुल सही है। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं और जितने भी ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, सब प्रोड्यूसर्स में आते हैं। अब प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स वो एनिमल्स होते हैं जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से अपना फूड बना लेते हैं, या फिर कहें तो वो एनिमल्स जिन्हें अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंड होना नहीं पड़ता, जैसे कि ट्रीज़ सनलाइट से और इनऑर्गेनिक जो मिनरल्स होते हैं सॉइल के अंदर, उससे अपना फूड बना लेते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। फिर आता है ऑप्शन डी, प्लांट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये भी बिल्कुल सही है। प्लांट सोलर एनर्जी को क्लोरोफिल की मदद से कैप्चर करते हैं और उसे केमिकल एनर्जी में चेंज कर लेते हैं। ऑप्शन सी, प्रोड्यूसर्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये भी बिल्कुल सही है। प्रोड्यूसर्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। फिर आता है ऑप्शन बी, हमारा ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। ग्रीन प्लांट्स गेट देयर फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये पूरी तरह से इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ स्क्रू जैक। एक स्क्रू जैक की मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होगी? तो ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इसका आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मैक्सिमम एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ऑफ फाई
डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ऑफ फाइव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? टू ब्लॉक्स A and B of masses 150 kg and 50 kg respectively are connected by means of a string. The tension in all the three strings will be, तीनों स्ट्रिंग्स में टेंशन कितना होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? सबसे पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। द फोर्स एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मेरे पास कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है जो इस सरफेस के ऊपर है। अगर ये ऑब्जेक्ट इस तरफ राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है तो एक ऑपोजिट फोर्स लगेगा, उसे कहेंगे फ्रिक्शन, जो इस बॉडी के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा आता है द रेशो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये वाली इक्वेशन भी बिल्कुल, ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। एफ ऑफ आर फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू टाइम्स आर। यहाँ पे म्यू क्या है? तो ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। आर क्या है? तो रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन है बॉडी का। तो मेरा म्यू किसके बराबर होगा? फ्रिक्शन कोफिशिएंट किसके बराबर होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन और रिएक्टेंट के, रिएक्शन के, नॉर्मल रिएक्शन के रेशो के बराबर है। तो मेरी सेकंड इक्वेशन, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। मशीन हुज एफिशिएंसी इज़ 100%। कोई मशीन है जिसकी एफिशिएंसी है 100%, उसे हम क्या कहेंगे? आइडियल मशीन कहेंगे। ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। वो मशीन जिसकी एफिशिएंसी 100% होती है उसे आइडियल कहते हैं। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट। वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ मशीन इज़ द रेशियो ऑफ लोड लिफ्टेड टू द एफर्ट अप्लाइड। ये वाला हमारा गलत है। तो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा? ऑप्शन डी। अब ये वेलोसिटी रेशो क्या होती है? वेलोसिटी रेशो होती है डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, a ladder is resting on the rough ground and leaning against a smooth vertical wall. The force of friction will act. एक मेरे पास लैडर है जो एक रफ ग्राउंड पे रखा हुआ है और एक स्मूथ वॉल के अगेंस्ट लीन कर रहा है। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल एक्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, परपेंडिकुलर टू द वॉल एट इट्स अपर एंड। जो वॉल है वॉल के परपेंडिकुलर करेगा। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है अ नंबर ऑफ फोर्सेज एक्टिंग एट अ पॉइंट विल बी इन इक्विलिब्रियम if all forces are equally inclined, sum of all forces is 0, sum of resolved part in the vertical direction is 0, none of the above. इसका राइट आंसर देखते हैं क्या है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा द सम ऑफ ऑल द फोर्सेज इज 0। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, if an average person jogs, he produces 14.5 into 10 to power 3 calories per minute. This is removed by the evaporation of sweat. The amount of sweat evaporated per minute, assuming 1 kilogram, requires 580 times 10 to power 3 calories for evaporation is. यह वाला क्वेश्चन काफ़ी सिंपल सा है।
इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, हमें सिंपली 14.5 इंटू 10⁻³ को डिवाइड कर देना है 58 टाइम्स 10⁻³ से, और हमें आंसर मिल जाएगा 0.25 किलोग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे। एन एल्यूमिनियम स्फीयर इज डिप्ड इनटू वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। एक एल्यूमिनियम का स्फीयर है जिसे वाटर के अंदर डिप किया गया है, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, इसका सॉल्यूशन है, बॉयंसी का फॉर्मूला ये रहा। बॉयंसी हमारी डिपेंड करती है डेंसिटी पे। अब वाटर की जो डेंसिटी है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे अलग होती है और 4 डिग्री सेल्सियस पे अलग होती है। वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे ज़्यादा होती है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कम होती है, इसीलिए बॉयंट फोर्स भी 4 डिग्री सेल्सियस पे ज़्यादा होगा और 0 डिग्री सेल्सियस पे कम होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। हीट is associated with kinetic energy of random motion of molecules, kinetic energy of orderly motion of molecules, kinetic energy of random and orderly motion of molecules। आखिर हीट इनमें से किससे एसोसिएटेड है? तो इसका आंसर होगा 23 का आंसर है, हीट एनर्जी इज एसोसिएटेड विद रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑलवेज, नॉट विद द ऑर्डरली मोशन। हीट हमेशा रैंडम मोशन के साथ एसोसिएटेड होता है, ऑर्डरली मोशन के साथ एसोसिएटेड नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 23 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। 24 का क्या हो, 24 क्वेश्चन करते हैं। A man squatting on the ground gets straight up and stand। एक आदमी है जो स्क्वाट कर रहा है ग्राउंड पर और सीधा खड़ा हो जाता है। पहले वो ऊपर जाता है और फिर सीधे खड़े हो जाता है। द फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ ग्राउंड ऑन द मैन ड्यूरिंग द प्रोसेस इज। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 24 का सॉल्यूशन है, when the man gets straight up and stand in the process, initially for the man to move upward he needs not external force in the upward direction, he need a net external force in the upward direction which can only be provided by the normal reaction n from the ground। तो इस नॉर्मल रिएक्शन को क्या होना चाहिए? नॉर्मल रिएक्शन को mg से बड़ा होना चाहिए, वेट से बड़ा होना चाहिए इनिशियली, जब वो आदमी ऊपर की तरफ जा रहा है, मैन ऊपर की तरफ जा रहा है। एंड लेटर व्हेन ही स्टैंड्स अप बिकेम स्टैटिक, और जब वो आदमी ऊपर खड़ा हो जाता है, मूव नहीं करता, तो वहाँ पे हमारा ये n नॉर्मल mg के इक्वल होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। 24 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। एट फर्स्ट ग्रेटर देन mg, ऊपर जाते समय mg से ज़्यादा होना चाहिए नॉर्मल, एंड लेटर बिकम्स इक्वल टू mg, जब वो ऊपर स्टैंड अप हो जाता है तो उसके बाद उसे mg के इक्वल फोर्स चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? A scalar quantity is the one that is conserved in the process. A scalar quantity is the one that can never take negative values. A scalar quantity that is 1 is the one that does not vary from one point to another in space. या फिर D, a scalar quantity has the same value for the observer with different orientation of axis। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 25 का इसका सॉल्यूशन है स्केलर क्वांटिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन एंड ओरिएंटेशन। स्केलर क्वांटिटी डायरेक्शन और ओरिएंटेशन से इंडिपेंडेंट होती है। स्केलर क्वांटिटी का जो बेसिक एग्जांपल है वो है स्पीड, ये डायरेक्शन और ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है अ बॉक्स हैज़ 100 पेन्स। एक बॉक्स में 100 पेन है ऑफ विच 10 आर डिफेक्टिव, जिसमें से 10 डिफेक्टिव हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ अ सैम्पल ऑफ 5 पेन्स ड्रॉन 1 by 1, 5 पेनों को 1 by 1 करके निकाला गया है सैम्पल में से विद रिप्लेसमेंट, और हर बार निकालने के बाद वापस बॉक्स में रख दिया गया है विद रिप्लेसमेंट। एट मोस्ट 1 डिफेक्टिव, और ऐसा करने पर ज़्यादा से ज़्यादा एक डिफेक्टिव हो, मीन्स या तो मिनिमम कोई भी डिफेक्टिव ना हो मीन्स 0, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक डिफेक्टिव हो, और इसे अब सॉल्व करना है। तो इसका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 26 पे टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं तो 100, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं तो 10, नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव पेन्स कितने होंगे तो 90, 100 में से 10 डिफेक्टिव हैं तो 90 नॉन डिफेक्टिव होंगे। अब अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इनमें से कोई एक एट मोस्ट 1 डिफेक्टिव हो तो दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 बीइंग डिफेक्टिव एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 पेन बीइंग डिफेक्टिव। तो इसका सॉल्यूशन करने पर हमारे पास आंसर आएगा 0.9 to the power 5 प्लस 0.5 टाइम्स 0.9 to the power 4। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। 26 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27, एवरेज ऑफ 5 नंबर्स, 5 नंबर्स का एवरेज है 62। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स का एवरेज है 59 एंड दैट ऑफ लास्ट 2 नंबर इज 63। पहले 2 नंबर्स का एवरेज है 59, लास्ट के 2 नंबर्स का एवरेज है 63, और टोटल 5 नंबर्स का जो एवरेज है वो है 62। इसका तो थर्ड नंबर फाइंड करना है। इसका सॉल्यूशन होगा इसका सॉल्यूशन है पाँचों नंबर्स का पहले सम निकालेंगे एवरेज को 5 से मल्टीप्लाई करके, फर्स्ट 2 का सम निकालेंगे उनके एवरेज को 2 से मल्टीप्लाई करके, और लास्ट 2 का भी सम निकालेंगे लास्ट 2 के एवरेज को 2 से मल्टीप्लाई करके। फिर पाँचों नंबर्स के सम में से बाकी सारे नंबर्स को माइनस कर देने पर हमें थर्ड नंबर मिल जाएगा विच इज़ 66। तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 28। पी क्यू आर एस टी आर कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। हमारे पास इवन नंबर हैं, सम संख्याएं हैं पी क्यू आर एस टी, और एक कंसेक्यूटिव है मतलब लगातार हैं, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, फिर एस, फिर टी, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। द सम ऑफ आर एंड टी, आर और टी का सम 184 है। देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, तो पी की वैल्यू फाइंड करें। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है आर एंड टी का सॉल्यूशन, आर एंड टी का एडिशन आएगा 184, आर और टी का डिफरेंस आएगा 8। ये कैसे हमने किया है, पी क्यू आर एस टी, फिर हम इसे सॉल्व कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 88। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशन इजी है, सिंपल सा डिवीजन कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। ए और बी 12 दिन में काम कर सकते हैं। बी एंड सी
in 15 days and A and C in 20 days. In how many days A, B, C together can do the work? कितने दिनों में A, B, C तीनों मिलकर ये काम कर सकते हैं? इसका सॉल्यूशन है A and B 12 डेज में करेंगे, B and C 15 डेज में, A and C 20 डेज में. मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि टोटल वर्क हमारा 60 है. तो अगर A and B 12 डेज में पूरा काम ख़त्म कर रहे हैं तो हर दिन 5 यूनिट वर्क कर रहे हैं. B and C 4 यूनिट वर्क करेंगे और A and C 3 यूनिट वर्क करेंगे. इनका 1 डे का वर्क कितना होगा? तो 5 + 4 + 3 डिवाइडेड बाय 2 आएगा. आंसर आ जाएगा 6 यूनिट. अगर A, B, C एक दिन में 6 यूनिट्स कर रहे हैं तो 60 यूनिट्स करने में कितना टाइम लगेगा? तो आंसर आएगा 10 डेज. 60/6. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर था C, 10 डेज. क्वेश्चन नंबर 31. इन अ कॉलेज, किसी कॉलेज के 30% स्टूडेंट्स फिजिक्स में फ़ेल होते हैं, 25% मैथमेटिक्स में फ़ेल होते हैं, 10% दोनों एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो जाते हैं. एक स्टूडेंट्स को चूज़ किया गया है. ये प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट शी फेल्स इन फिजिक्स इफ़ शी हैज़ फेल्ड इन मैथमेटिक्स. हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि वो मैथमेटिक्स में फ़ेल हो चुकी है, तो फिजिक्स में फ़ेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इस क्वेश्चन को करते हैं. फिजिक्स की प्रोबेबिलिटी आएगी 3/10. मैथ में फ़ेल होने की प्रोबेबिलिटी है 1/4. नाउ मैथ एंड फिजिक्स दोनों में फ़ेल होने की प्रोबेबिलिटी है 1/10. हम इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे और सिंपली इसका आंसर आ जाएगा 2/5. ये वाली टर्म क्या एक्सप्लेन करती है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इन फिजिक्स व्हेन ऑलरेडी फेल्ड इन मैथमेटिक्स. इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे ये आएगा, इसमें वैल्यू पुट करने पे 2/5. क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं. एट व्हाट RPM, किस स्पीड पर, एट व्हाट RPM शुड अ लेथ बी रन टू गिव अ कटिंग स्पीड ऑफ 25 मीटर पर मिनट when turning a rod of diameter 32 millimeter. क्वेश्चन नंबर 32 का सॉल्यूशन है. कटिंग स्पीड का फॉर्मूला होता है πdn/100. इसमें वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमारा आंसर आएगा ऑलमोस्ट 250 रिवोल्यूशंस पर मिनट. इसका 32 का आंसर होगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 33. सीमलेस ट्यूब्स आर मेड बाय, सीमलेस ट्यूब्स किससे बने होते हैं? ऑप्शन ए पियर्सिंग ऑपरेशन, हॉट फॉर्जिंग, पावर रोलिंग और नन ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 33 का सॉल्यूशन है पियर्सिंग ऑपरेशन, ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 34. विच ऑफ द मटेरियल इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक मैग्नेट्स? कौन से मटेरियल का यूज़ इलेक्ट्रिक मैग्नेट बनाने के लिए किया जाता है? इसका सॉल्यूशन है ग्रे कास्ट आयरन. क्वेश्चन नंबर 34. क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 35 का सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 35 है सीमेंटेड कार्बाइड टूल आर नॉट यूज्ड फॉर मशीनिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. तो इसका आंसर आएगा ए स्टील. क्वेश्चन नंबर 36. जर्मन सिल्वर किसका एलॉय होता है? इसका आंसर होगा निकल, कॉपर एंड जिंक. नेक्स्ट क्वेश्चन. कॉपर इज difficult to be welded by spot welding, easy to be welded by spot welding, suitable for spot welding और none of the above. कॉपर को वेल्ड करना बहुत ही हार्ड होता है,
इसीलिए कॉपर को कभी भी वेल्ड नहीं किया जाता है, कॉपर को हमेशा सॉल्डर किया जाता है। इसका मतलब है कि कॉपर किसी भी वेल्डिंग के लिए सूटेबल नहीं है, इसे वेल्ड करना बेहद डिफ़िकल्ट होता है। सो ऑप्शन ए, डिफ़िकल्ट टू बी वेल्डेड बाय स्पॉट वेल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सॉफ्ट सॉल्डर। इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है। उससे ज़्यादा होगा ब्रेजिंग सॉल्डर का, उससे ज़्यादा होगा ब्रास का, सबसे ज़्यादा होगा कॉपर का। क्वेश्चन नंबर 38 के टेम्परेचर रेंजेस को भी देख लेते हैं। सॉफ्ट सॉल्डर का होगा 90 डिग्रीज से 450 डिग्रीज। ब्रॉन्ज सॉल्डर का होगा 843 डिग्री सेंटीग्रेड। ब्रास का होता है 920 डिग्री सेंटीग्रेड और कॉपर का होता है 1085 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स को मेड बाय कास्टिंग से बनाते हैं, मेड बाय वेल्डिंग, वेल्ड करके बनाते हैं, मेड बाय फॉर्ज करके बनाते हैं, या फिर सीमलेस स्टील सिलेंडर्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सीमलेस स्टील सिलेंडर। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जॉइंट्स इसके प्रूफ हो जाएं, जॉइंट्स में कहीं पर भी गैप ना हो, कहीं भी लीकेज ना हो। क्वेश्चन नंबर 40, कास्ट आयरन एंड स्टील पाइप्स आर कास्टेड बाय। कास्ट आयरन और स्टील पाइप्स को कैसे कास्ट किया जाता है? डाई कास्टिंग, ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, परमानेंट मॉड्यूल कास्टिंग, या फिर श्लस कास्टिंग। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 40 का ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। इट क्रिएट्स पार्ट्स थ्रू प्योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स generated by continuous rotation along horizontal or vertical axis. It creates symmetrical round hollow parts such as pipes and tubes. Question 40 का आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41 का है, The increase in hardening by cold working is called work hardening. ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 42, whenever surface in contact tend to move with respect to each other, the force of friction comes into play. ऑप्शन ए है only if the objects are solid, ऑप्शन बी only if one of the two object is liquid, ऑप्शन सी only if one of the two object is gaseous, या फिर एक ऑप्शन डी the irrespective of whether the objects are solid, liquid or gaseous. तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 42 का द फ्रिक्शन सिंपली अपोज मोशन, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 43 करते हैं। द मोशन ऑफ अ बॉल बेयरिंग, एक बॉल बेयरिंग है इनसाइड अ स्मूथ कर्व्ड बॉल, एक कर्व्ड बॉल है, उसके अंदर अगर इसे एक पॉइंट पे जाके छोड़ दिया जाए तो इसका मोशन कैसा होगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, एसएचएम होगा, नॉन पीरियोडिक मोशन होगा, पीरियोडिक मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, या फिर पीरियोडिक मोशन होगा मगर सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पीरियोडिक भी होगा और सिंपल हार्मोनिक मोशन भी होगा। क्वेश्चन नंबर 43, पीरियोडिक मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्वेश्चन नंबर 44 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है? फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन द बॉल रोलिंग अलोंग द ग्राउंड, ये बात ये ऑप्शन सही है। फ्रिक्शन एक्ट ऑन द बोट मूविंग ऑन द वाटर, ये भी सही है, फ्रिक्शन यहाँ भी होगा। नेक्स्ट है फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन द बाइसिकल मूविंग ऑन अ स्मूथ रोड, ये भी है। ऑप्शन डी, फ्रिक्शन डज नॉट एक्ट ऑन द बॉल मूविंग थ्रू एयर, ये रॉन्ग है, फ्रिक्शन उस पर भी एक्ट करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45,
An object of mass 2 kilogram is sliding with a constant velocity of 4 meter per second on a frictionless horizontal table. The force required to keep object moving with the same velocity. इसका सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 45 का 0 न्यूटन. क्यों होगा? दिस इज बिकॉज frictionless surface is used, thus there is no opposing force to the motion of the object, due to which the object would keep sliding continuously without any force with the same speed. क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर है ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 46 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 46. अ गर्ल स्टैंड्स ऑन अ बॉक्स. एक लड़की एक बॉक्स पर खड़ी हुई है जो 60 सेंटीमीटर लेंथ है, 40 सेंटीमीटर ब्रेथ है एंड 20 सेंटीमीटर विड्थ है. ये बताना है कि इनमें से किस केस में, फॉलोइंग में से किस केस में प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा. अब इसका सॉल्यूशन है, प्रेशर हमारा होता है फोर्स अपॉन एरिया. अगर मुझे प्रेशर मैक्सिमम करना है मतलब मुझे एरिया को मिनिमम करना होगा. तो मिनिमम एरिया कब पॉसिबल है? जब मिनिमम एरिया तभी पॉसिबल है जब ब्रेथ एंड विड्थ को बेस बना के रखा जाए. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैक्सिमम व्हेन द ब्रेथ एंड विड्थ फॉर्म द बेस. क्वेश्चन नंबर 47 करते हैं. एक इलेक्ट्रिक केटल है, कंज्यूम्स 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर when operated at 220 volt. A fuse wire of what rating must be used for it? इसके लिए किस रेटिंग का फ्यूज़ यूज़ करना होगा? पावर की इक्वेशन होती है P इज इक्वल टू VI. नाउ पावर है हमारा 1 किलोवाट, वोल्टेज दी हुई है हमारी 220 वोल्ट्स एंड करंट I. इसे सॉल्व करने पे हमारा I आएगा अराउंड 4.5. तो हमारा फ्यूज़ 4.5 से ऊपर का होना चाहिए. तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इंक्रीजेज व्हेन द आई मसल्स. फोकस लेंस आई की कब इंक्रीज होगी? हमारी आई है, इसकी फोकस लेंथ कब इंक्रीज होगी? फोकस लेंथ कब इंक्रीज होगी? तो इसका आंसर है 48 का. Focal length of the eye lens increases when the muscles are relaxed and the lens becomes thinner. तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए. 48 का आंसर होगा ए. क्वेश्चन नंबर 49 है. What is the maximum resistance which can be made using 5 resistors of 1/5 ohm? हमारे पास 5 रजिस्टर्स हैं, हर एक है हमारा 1/5 ओम का, और हमें इससे मैक्सिमम रेजिस्टेंस बनाना है. मैक्सिमम का मीनिंग क्या है? कि ये सारे सीरीज़ में होंगे. मैक्सिमम का मीनिंग होगा कि ये सब सीरीज़ में होंगे सारे रेजिस्टेंस. सीरीज़ में जब रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5. इन सबको ऐड करेंगे, आंसर आएगा हमारा 1 ओम. ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं. द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9. कोई हमारे पास 2 डिजिट्स का नंबर है, उसके डिजिट्स का सम 9 है. इफ़ 27 इज एडेड टू 8, अगर नंबर में हम 27 ऐड कर देंगे तो इसके डिजिट्स रिवर्स हो जाते हैं. तो ये नंबर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 50. इसका आंसर है, नंबर को हमने अज्यूम कर लिया XY. हमारी पहली डिजिट है X, दूसरी डिजिट है Y. दोनों डिजिट का सम दिया हुआ है 9. तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई X प्लस वाई इक्वल टू 9. अब हमारे पास है कि नंबर में हमने 27 को ऐड कर दिया है. नंबर हमारे पास था XY. हम इसे कैसे लिख सकते हैं? हम इसे लिखेंगे 10x प्लस वाई. इस 10x प्लस वाई में हमने नंबर में क्या ऐड कर दिया है? 27. और नंबर्स हमारे डिजिट्स हमारे चेंज हो गए हैं.
ये हमारे लीड करेगी सेकंड इक्वेशन y माइनस एक्स इक्वल टू 3 पे। इन दोनों को सॉल्व करने पर हमारे पास आंसर आएगा 36। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है डी 36। क्वेश्चन नंबर 51 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में हमें इक्वेशन दी हुई है एंड पूछा हुआ है कि इसमें रियल रूट्स होंगे तो कितने होंगे, या फिर हम इसमें कोई भी रियल रूट नहीं होगा। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, हम इस इक्वेशन को एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0। हम इसे फैक्टराइज कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसे सॉल्व करने पर हमारे पास x के रूट्स आएंगे प्लस माइनस आयोटा। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये हमारा इमेजिनरी नंबर है। तो इमेजिनरी नंबर है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका कोई रियल रूट पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। इफ़ द नंबर n-2, 4n-1 एंड 5n+2 आर इन AP, ये AP में है, तो n की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n? अगर ये AP में है तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। मीन्स इन दोनों टर्म्स का कॉमन डिफरेंस और इन दोनों टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। इसका सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 52 का, इन दोनों टर्म्स का कॉमन डिफरेंस इन दोनों टर्म्स के कॉमन डिफरेंस के इक्वल होना चाहिए। यहाँ से सॉल्व करने पे आंसर आएगा n इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 53 करते हैं। The point which lies on the perpendicular bisector of the line segment join in the points A2 -5 and B2 5। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन का बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस पॉइंट पे लाई करेगा? इसका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 53 का, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ऑलवेज पासेस थ्रू द सेगमेंट joining the points। so इसका मिड पॉइंट होगा हमारे पास -2 + 2 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 0, और -5 + 5 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ ऑल्सो 0। तो हमारा इसका बाई सेक्टर कहाँ पर होगा? 0,0 पे, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ओरिजिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 0 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द पॉइंट्स A, O एंड C आर कोलिनियर। अगर पॉइंट A, पॉइंट O एंड पॉइंट C हमारे कोलिनियर हैं, तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर है, स्लोप ऑफ AO एंड स्लोप ऑफ OC स्लोप मस्ट बी इक्वल इफ़ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। AO का स्लोप कितना होगा? -2 बाई -1 विच इज़ इक्वल टू 2। स्लोप ऑफ OC क्या होगा? तो B बाई A। इन दोनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए, मीन्स B बाई A शुड बी इक्वल टू 2। इसे सिंप्लीफाई करने पे आएगा B इज़ इक्वल टू 2A। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। If sin theta minus cosine of theta is equal to 0, then the value of the sine raised to the power 4 theta plus cosine raised to the power 4 theta क्या होगा? So sin theta minus cos theta is equal to 0। ये 0 कब होगा? जब थीटा की वैल्यू हमारी 45 डिग्रीज हो, क्योंकि 45 डिग्रीज पर ही साइन थीटा एंड कोसाइन थीटा की वैल्यू इक्वल होती है। इसका सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 55 का, हम एंगल आएगा हमारा 45 डिग्रीज, इसे हम पुट कर देंगे और फिर सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर आएगा 5/2। तो इसका राइट आंसर होगा सी, क्वेश्चन नंबर सी, सॉरी इसका आंसर होगा 1/2, नॉट 5/2, 1/2, ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 56 करते हैं। टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट ए बी इनटू द रेशो 5:7, किसी लाइन सेगमेंट को 5:7 में डिवाइड करना है। फर्स्ट अ रे ए एक्स इज ड्रॉन सो दैट एंगल बी ए एक्स is an acute angle, and then at equal distances points are marked on the ray AX such that the minimum number of these points is। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, we should divide AX into 5 + 7 = 12 parts and draw a line parallel to BX from line number 5 to AB. Then this line will divide AX as well as AB in the ratio of 5:7। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। तो हमारे पास राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी, 56 का ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 57 करते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर, देन द रेशो ऑफ देयर एरियाज इज। पेरीमीटर का सर्कल का पेरीमीटर एंड स्क्वायर का पेरीमीटर इक्वल है, तो उनके एरिया का रेशो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 57 का सॉल्यूशन है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल को 2πr लेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को 4a लेंगे। 2πr एंड 4a दोनों इक्वल हैं, इन दोनों का रेशो एकदम इक्वल है, सेम है, तो r की वैल्यू हो गई 2a/π। इनके एरिया का रेशो आएगा 14:11। πr² रखेंगे, फिर r की वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा 14/11 रेशो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, 12 solid spheres of same size are made by melting a solid metallic cylinder of base diameter 2 cm and height 16 cm. The diameter of each sphere is। 12 solid spheres को बनाया गया है एक सिलेंडर को मेल्ट करके, और हर एक स्फीयर का डायामीटर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का सॉल्यूशन होगा, भाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? तो 4/3πr³। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा? तो πr²h। वॉल्यूम ऑफ 12 स्फीयर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और सॉल्व करने पे रेडियस आएगा 1 सेंटीमीटर एंड डायामीटर आ जाएगा हमारा 2 सेंटीमीटर। डायामीटर आएगा हमारा 2 सेंटीमीटर्स। तो हमारा 58 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 59 करते हैं। द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स। अगर एक कॉइन को हम 6 टाइम्स सॉल्व करेंगे तो कितने पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं? एक कॉइन को टॉस करने पर 2 आउटकम्स आएंगे, दूसरे कॉइन को भी टॉस करने पे 2 आएंगे, तीसरे कॉइन को भी टॉस करने पे 2 आएंगे। इसी तरीके से हमारे पास 6 हमारे पास टोटल ऐसे आउटकम्स आएंगे। इन्हें मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा 64। सो 59 का हमारे पास आंसर होगा बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 60। The two successive terms in the expansion of 1 + x to the power 24 whose coefficients are in the ratio 1:4 are। हमें एक इक्वेशन दी हुई है 1 + x to the power 24। इसके एक्सपेंशन में हमारे पास कोई 2 कोफिशिएंट्स हैं जिनका रेशो 1/4 है, ये कैलकुलेट करना है। तो इसका सॉल्यूशन होगा, इसका सॉल्यूशन है, किसी भी कोफिशिएंट्स को निकालने के लिए हम इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं। TR+1 इक्वेशन को निकालने के लिए, TR+2 निकालने के लिए हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे,
और हमें क्वेश्चन में इन दोनों का रेशो दिया हुआ है इक्वल टू 1/4। इसे सॉल्व करने पर हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी 4। तो इससे हमें पता चलेगा कि हमारे पास T5 और T6 की हमने वैल्यू निकाली है, मीन्स 5th और 6th टर्म के कोएफिशिएंट की वैल्यू आई है। तो हमारा आंसर होगा, इसमें आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 61, इफ़ f ऑफ x हमें दिया हुआ है और ये पूछा हुआ है कि इसके डेरिवेटिव की वैल्यू बतानी है। डेरिवेटिव करके उसमें x की वैल्यू 1 पुट करनी है। इसका सॉल्यूशन होगा f डैश x आएगा हमारे पास 1 + 2x + 3x² + 4x³ डैश 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 100x to the power 99। अब x की वैल्यू 1 रखने पे हमारे पास आ जाएगा 1 + 2 + 3 + डैश डैश 100। तो हमें 1 से लेके 100 तक का सम करना है। तो हमारे पास हम सीधा 1 से लेके 100 तक के सम का इक्वेशन लगाएंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 5050। ऑप्शन ए। 61 का आंसर आ गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 62 करते हैं। हमें ये इक्वेशन दी हुई है और हमसे पूछा हुआ है कि x किस रेंज में बिलोंग करेगा। तो इसका सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन को हम अरेंज करेंगे और हमारे पास आएगा कि x शुड बी ग्रेटर देन 10। तो x की वैल्यू 10 से ज़्यादा होनी चाहिए। x की वैल्यू 10 से लेके इन्फिनिटी के बीच में हो सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 63 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन इन अ वैक्यूम। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द फॉल। कोई ऑब्जेक्ट है जो किसी वैक्यूम में नीचे की तरफ गिर रहा है। कोई ऑब्जेक्ट है जो वैक्यूम में नीचे की तरफ गिर रहा है। इनमें से कौन सी क्वांटिटी है जो कि कांस्टेंट रहेगी? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी या फिर टोटल लीनियर मोमेंटम। इसका सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 63 का, एज द बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज कंटिन्यूसली। पोटेंशियल एनर्जी नीचे आते समय कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी और साथ ही साथ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। सो द टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को कहते हैं, वो कांस्टेंट होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 64, a spring with one end attached to a mass and other to a rigid support is stretched and released। एक स्प्रिंग है जिसका एक एंड एक मास से कनेक्टेड है और दूसरा एंड एक रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड है, उसे स्ट्रेच करके रिलीज कर दिया जाता है। तो क्या होगा? तो इसका आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 का। कंसिडर अ स्प्रिंग कांस्टेंट K is attached to mass m at one end and another is fixed at right support, rigid support। ओके, तो उस पर फोर्स लगेगा F is equal to minus K of x। माइनस साइन शोज डिस्प्लेसमेंट इज इन ऑपोजिट टू फोर्स अप्लाइड। पोटेंशियल एनर्जी एट हाफ के, पोटेंशियल एनर्जी एट ए कितना होगा? तो हाफ kx²। द रिस्टोरिंग फोर्स हमारा a की वैल्यू होगी -kx/m। जब x की वैल्यू 0 होगी तो a की वैल्यू 0 होगी, और जब x की वैल्यू x होगी तो a की वैल्यू -kx/m होगी। सो मैग्नीट्यूड ऑफ इज मैक्सिमम एट x व्हेन रिलीज्ड एट द मीन पोजीशन। पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, सो द स्पीड ऑफ मास इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 0। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी, बोथ आर करेक्ट 64 का। क्वेश्चन नंबर 65, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सेंटर ऑफ मास लाई आउटसाइड द बॉडी। किसके लिए सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर होगा? पेंसिल में सेंटर ऑफ मास पेंसिल के अंदर ही होता है,
शॉटपुट में भी उसकी बॉडी के अंदर होगा, डाइस में भी उसकी बॉडी के अंदर होगा, बट बैंगल में, चूड़ी में, बैंगल में जो सेंटर ऑफ मास होता है वो बिल्कुल बीचों बीच होता है, जो कि उसकी बॉडी के बाहर है, जो कि इसकी बॉडी के बाहर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, और बैंगल। क्वेश्चन नंबर 66, द टेम्परेचर ऑफ अ वायर इज डबल्ड द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्वेश्चन नंबर 66 का सॉल्यूशन है, Young's modulus is inversely proportional to temperature. When the temperature of wire is doubled, then the Young's modulus of elasticity become half. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 66 का। 67 का देखते हैं। Okay, 67 का होगा, ओके 67 है। A copper and a steel wire of same diameter, सेम डायमीटर की कॉपर स्टील वायर को एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया है। A deforming force F is applied to this composite wire which causes a total elongation of 1 centimeter. एक फोर्स अप्लाई किया है जिससे वायर डिफॉर्म हो गई है और स्ट्रेच हो गई है 1 सेंटीमीटर तक। The two wires will have, अब दोनों वायर्स में क्या होगा, क्या स्ट्रेस और स्ट्रेन सेम होगा, या फिर सिर्फ स्ट्रेन सेम होगा, या फिर डिफरेंट स्ट्रेस होगा, या फिर स्ट्रेस सेम होगा मगर डिफरेंट स्ट्रेन होगा। तो इसे देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। क्वेश्चन नंबर 67 सॉल्यूशन है, एज द ईच वायर इज ऑफ द सेम डायमीटर, जैसा कि दोनों वायर का डायमीटर सेम है, हैंस द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज सेम, इसीलिए उनका क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या होगा, तो सेम होगा। फॉर बोथ द वायर्स, एज बोथ द वायर्स हैव सेम फोर्स एंड सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देयर फोर्स स्ट्रेस इज सेम। दोनों पे फोर्स भी सेम लग रहा है, दोनों का एरिया भी सेम है, तो स्ट्रेस भी दोनों पे सेम होगा। अब देखते हैं स्ट्रेन के लिए। यंग मॉड्यूलस होता है हमारा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये हमारा डिफरेंट होगा। ये इसके अब इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमारा यंग मॉड्यूलस दोनों वायर के लिए डिफरेंट है, तो भले ही हमारा स्ट्रेस दोनों वायर के लिए सेम हो मगर हमारा स्ट्रेन दोनों वायर के लिए सेम नहीं हो सकता। मीन्स सेम स्ट्रेस बट डिफरेंट स्ट्रेन, तो ऑप्शन होगा ए, 67 का ए। 68 द कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज, इसका आंसर होगा मीथेन। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 69, more than 70% of livestock population is found in, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडिया एंड चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ कॉपर इज केप्ट ओपन इन एयर इट स्लोली लूजेज इट्स शाइनिंग ब्राउन सरफेस एंड गेन्स अ ग्रीन कोटिंग, इट इज ड्यू टू अ फॉर्मेशन ऑफ, ये किसकी फॉर्मेशन से होता है, तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर है कॉपर क्यूप्राइट, कॉपर कार्बोनेट। द ग्रीन कोट इज ड्यू टू द बेसिक कॉपर कार्बोनेट फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 71 करते हैं। द इम्पॉर्टेंट मैसेज कन्वेड बाय द चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट से कौन सा इम्पॉर्टेंट मैसेज हमने सीखा, कौन सा मैसेज कन्वे हुआ, तो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर होगा टू इन्वॉल्व द कम्युनिटी इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एफर्ट, हमें जंगलों को बचाने के लिए, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए कम्युनिटीज़ को भी इन्वॉल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट विल हैपन इफ द डियर इज मिसिंग इन द फूड चेन गिवन बिलो, अगर इस फूड चेन में से अगर मैं डियर को हटा दूं तो क्या होगा। डियर खाता है ग्रास को और डियर को खाता है टाइगर, अगर डियर नहीं होगा तो ग्रास को खाने वाला कोई नहीं होगा, मीन्स ग्रास की अमाउंट बढ़ जाएगी, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। टाइगर जो डियर को नहीं खा पाएगा तो इसकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी, तो हमारा राइट आंसर होगा द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर डिक्रीजेज एंड द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास इंक्रीजेज। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसका आंसर होगा
A. Tetanus is not associated with the digestive system. Question number 74. Question number 74. Plants can be grown in. प्लांट्स को किस में ग्रो किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 74 का वाटर और सॉइल विदाउट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन होगा डी. क्वेश्चन नंबर 75. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी बाय लंग्स. लंग्स हमारी बॉडी में किस चीज़ को रिमूव करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को, या फिर अमोनिया को? इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन ए. कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड एज द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन की इक्वेशन किस तरीके से है? तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ये हमें क्या देते हैं? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. वाटर को तो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेते हैं या फिर स्किन से हटा देते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है. क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं. द स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर. स्पीड ऑफ साउंड वेव हमारे एयर में किस पे डिपेंड करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी. इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी. आर्द्रता के साथ बढ़ जाती है. अगर हमारे एयर में ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो साउंड की स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी. क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं. एन इन्फ्लेटेड रबर बलून कंटेन्स 1 मोल ऑफ आइडियल गैस हैज़ अ प्रेशर P, वॉल्यूम V एंड टेम्परेचर T. If the temperature rises to 1.1 T and the volume increases to 1.05 V, the final pressure will be. क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर है, हमें आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT को यूज़ करना है. इसमें P1 इज़ P, P1 इज़ V, T1 इज़ T, T2 इज़ 1.1 T, V2 इज़ 1.05 T. इस इक्वेशन में यूज़ करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा P इज़ 1.05. द न्यू प्रेशर विल बी 1.05 टाइम्स द प्रीवियस प्रेशर. इसका आंसर होगा ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 78. The horizontal range of a projectile fired at an angle of 15 degrees is 50 meter. कोई प्रोजेक्टाइल है जिसे 15 डिग्री के एंगल पे फायर किया गया है, 15 डिग्री के एंगल पे फायर किया है, तो इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज है 50 मीटर. If it is fired with the same speed at an angle of 45 meter, 45 डिग्रीज, इट्स रेंज विल बी. अगर इसे 45 डिग्रीज पे फायर किया जाता तो इसकी रेंज कितनी होती? इसका सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 78 का द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल फिक्स्ड एट एन एंगल 15 डिग्रीज. इसकी रेंज है 50 डिग्री. तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ गई v² डिवाइडेड बाई g इज इक्वल टू 100. अब हमें रेंज निकालनी है. जब हमारे पास एंगल 45 डिग्रीज हो तो हमारे पास, हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 100 मीटर्स. क्वेश्चन नंबर 79 करते हैं. द ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ. ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है, किस वजह से? इसका सॉल्यूशन है इन ग्रेफाइट 1 कार्बन एटम इज अटैच्ड टू 3 अदर कार्बन एटम्स. 1 electron of carbon remains free. Due to this free valence electron, graphite is a conductor. एक ग्रेफाइट का एटम सिर्फ 3 दूसरे कार्बन के एटम से अटैच्ड होता है, इसीलिए उसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. क्वेश्चन नंबर 80 करते हैं. अ बायमेटालिक स्ट्रिप इज मेड ऑफ एल्यूमिनियम एंड स्टील. ऑन हीटिंग द स्ट्रिप विल. एक बायमेटालिक, बाय मीन्स 2, मेटालिक मीन्स मेटल, 2 मेटल्स की एक स्ट्रिप है जो एल्यूमिनियम एंड स्टील की बनी है. इसे गर्म करने पर क्या होगा? इसे हीट अप करने पे क्या होगा? इसका सॉल्यूशन है सिंस अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम
is more than the alpha of steel, so on heating the bimetallic strip, aluminum strip will expand more than that of steel strip. Due to it, steel strip will bend on concave side. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी. ओके, क्वेश्चन नंबर 81. टू कन्वर्ट एन AC जनरेटर इनटू DC जनरेटर, किसी AC जनरेटर को DC जनरेटर में बदलने के लिए क्या करना होगा? तो इसका सॉल्यूशन होगा स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर मस्ट बी यूज्ड. बिल्कुल सही. 81 का आंसर है ऑप्शन ए. एटी 82 का आंसर है, 82 क्वेश्चन है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेफ्टी मेथड यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग होम अप्लायंसेस फ्रॉम शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग. शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग से बचाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सेफ्टी मेथड कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 82 का सॉल्यूशन है यूज़ ऑफ फ्यूज़. बिल्कुल सही. क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन है बी. A short pulse of white light is incident from air to glass slab at normal incidence. After traveling through the slab, the first color to emerge is. एक हमारे पास white light है जो पहले एयर से गुजरी और फिर ग्लास स्लैब के अंदर चली गई. ये पूछा गया है कि कौन सा पहला कलर होगा जो बाहर आएगा, ग्लास स्लैब से बाहर निकलेगा. इसका सॉल्यूशन होगा आफ्टर ट्रेवलिंग थ्रू द स्लैब रेड विल इमर्ज फर्स्ट बिकॉज इट हैज़ लार्जेस्ट वेलोसिटी इन द स्लैब. बिल्कुल सही, क्योंकि इसकी वेवलेंथ भी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है. क्वेश्चन नंबर 84 करते हैं. द ग्लास फुल ऑफ हॉट मिल्क is poured on the table. It begins to cool gradually. Which of the following is not correct? Question number 84 का आंसर है The heat from hot milk spread on the table is transferred to the surrounding by conduction, convection and radiation. According to Newton's law of cooling, the temperature of milk falls exponentially with time. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए. 84 का ऑप्शन होगा ए. ये वाला ऑप्शन गलत है, इनकरेक्ट. क्वेश्चन नंबर 85. इन परमानेंट मैग्नेट एट रूम टेम्परेचर द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज 0. ओके, क्वेश्चन नंबर 85 का सॉल्यूशन देखते हैं. A permanent magnet at room temperature retains a ferromagnetic property that possesses a dipole moment and domains are partially aligned due to thermal agitation. इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी. Domains are partially aligned. Question number 86. The electrical energy is transmitted over large distances. The electrical energy is transmitted over large distances at high alternating voltage. Which of the following statement is not correct? Question number 86 का आंसर है ऑप्शन डी. It is easy to reduce voltage at the receiving end using the step down transformer. बिल्कुल सही है. Question number 87. The electric field at a point is. Question number 87 का आंसर है ऑप्शन बी. Continuous if there is no charge at that point. Question number 88. The conductivity of a semiconductor increases with the increase in temperature because. Question number 88 का आंसर है with increase of temperature the electrons jumps from valence band to conduction band, thus increases the density of carrier but relaxation time decreases. राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी.
क्वेश्चन नंबर 89, व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस अ सेमीकंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 89 का सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज मूव ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल एंड होल्स मूव फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 90 है, फॉर सम सेम कंप्रेशन रेशियो। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर होगा ऑटो साइकिल इज मोर एफिशिएंट देन डीजल साइकिल। 90 का ऑप्शन ए। (91) डिजीज चिकनगुनिया इज ट्रांसमिटेड बाय। चिकनगुनिया डिजीज कौन ट्रांसमिट करता है? चिकनगुनिया डिजीज का वेक्टर कौन है? क्वेश्चन नंबर 91, एडीज मॉस्किटो और सिंपली फीमेल मॉस्किटो। 91 का आंसर है एडीज मॉस्किटो। कन्वर्ट द बाइनरी इक्विवेलेंट 10101 टू इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट। बाइनरी को डेसिमल में चेंज करना है। 10101, इसके ऊपर लिखेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4। 0 1 2 3 4। 0 के ऊपर वाले टर्म्स को कैंसिल कर देंगे एंड बाकियों को ऐड कर देंगे। 2 की पावर 0 होगा 1, 2 की पावर 2 होगा 4, 2 की पावर 4 होगा 16। तो हमारा आंसर आ जाएगा 21। 92 का आंसर है 21। यस। क्वेश्चन नंबर 93, विच इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या फंक्शन नहीं होता? वो है वायरस प्रोटेक्शन। ये काम होता है एंटीवायरस का। क्वेश्चन नंबर 94, BCD स्टैंड्स फॉर। BCD का फुल फॉर्म क्या है? तो बाइनरी कोडेड डेसिमल। इसका आंसर होगा ए। 94 का ए। 95 करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेट्स एंड एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम एट रन टाइम लाइन बाई लाइन। क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर होगा इंटरप्रेटर। क्वेश्चन नंबर 96 है, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 10 is held parallel to horizontal plane and base is parallel to XY reference line. What will be the length of line from that view? Question number 96 का solution है 10 centimeters. Option B. Question number 97, which is the wrong statements regarding dimensions? Dimension के regarding कौन सा statement गलत है? Question number 97 का आंसर होगा option B. Every dimension should be retained to the left side of the drawing. ये incorrect है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, which of the following is correct for the first angle projection? क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर होगा ऑप्शन बी। फ्रंट व्यू लाइज अबव द टॉप व्यू। Question number 99, the minimum number of orthographic view required to represent a solid on a flat surface is? Question number 99 का आंसर होगा ऑप्शन बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, the length of isometric line is 20 centimeter. What is the true length? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसका बेसिक सा इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 100 का। आइसोमेट्रिक लेंथ डिवाइडेड बाय ट्रू लेंथ इज इक्वल टू 0.815। यहाँ से ट्रू लेंथ आ जाएगा 24.53 सेंटीमीटर्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।